हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 बहुत करीब में आ रहा है। बहुत जल्द हमारे एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भी आउट हो जाएंगे और अगर हम कमोबेश लमसम अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारे पास 80 से 85 दिन कुल बच रहे हैं। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 85 दिन हमारे पास बच रहे हैं और इनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। मैं हमेशा अपनी इस बात में एक बात और ऐड करता हूं कि जो बच्चे सिंसियर होते हैं या कभी कदार जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आईक्यू लेवल अच्छा है, जिनकी समझ अच्छी है, तो उनके लिए 80 से 85 दिन या 90 दिन, 3 महीना अगर आप मान लेते हैं, 2.5 महीना 3 महीना किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इनफ होता है। क्योंकि इन वो टाइम होता है कि जब इन वक्तों में वो बच्चा पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है अपनी तैयारी के लिए। तो हमारे पास जो बचे हुए टाइम है उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें, कैसे हम सेग्रीगेशन करें इनका। यूनिट्स हमारे पास काफी लेंदी यूनिट्स हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं। इन सबका सेग्रीगेशन कैसे होना चाहिए, कहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए और किस अप्रोच के साथ हमें पढ़ाई करनी है, उन सब के लिए मैं एक आपको स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं, एक अप्रोच कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है कह सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लास्ट हमारे पास 80-85 दिन बचते हैं उसमें हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, और दूसरा उस तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए, और क्या हम इस बात से अवेयर हैं कि एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे पहले पूछे जाते थे, जैसे 18-19 में पूछे जाते थे, या नहीं। अगर आप इनसे अवगत नहीं हैं तो पहले आप एग्जाम के ट्रेंड को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लीजिए, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो और इस एग्जाम का क्या नेचर है। राइट। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कुछ बातें इस एग्जाम में हमेशा से ही फिक्स रही हैं, कुछ यूनिट्स, और कुछ उन यूनिट्स में से कुछ टॉपिक्स हमेशा से ही फिक्स रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हो या नए कह सकते हो। कभी कदार ऐसा होता है कि इन टॉपिक्स को आप पढ़े भी नहीं होते हो और अचानक से आपको वो विजिबल हो जाता है और आप फिर सोचते हो कि ये कुछ बाहर से पूछ लिया गया है, जिसको हम इंग्लिश में अनप्रेडिक्टेबल या नया कह सकते हैं। तो ये दो हिसाब से मैंने यूनिट्स को यहां पर बांट दिया है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो फिक्स हैं, रेगुलर हैं, जिनसे आने ही आने हैं सवाल, और कौन से ऐसे हैं जो नए पूछे गए हैं जिनके लिए आपको तैयारी करनी है। तो स्टार्टिंग विद टीचिंग एप्टीट्यूड, पहली यूनिट जो पेपर 1 की है वो है शिक्षण अभियोग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें अगर आप इफेक्टिव टीचिंग वाला पोर्शन देखते हैं ये फिक्स है, ब्लूम टैक्सोनॉमी फिक्स है, और इवेल्युएशन। ये 3 पार्ट मेरे एंड से ऐसा लगता है कि ये तीनों मुझे फिक्स लगते हैं। यहां से अब आपको डायरेक्टली इफेक्टिव टीचिंग का सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसके एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। ये वाले सवाल आपको स्टेटमेंट में भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी असर्शन रीजन वाले फॉर्म में, या फिर ये कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें 4 में से एक जवाब जिसका सही होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी, इस पर सवाल फिक्स है, पूछा जाता है। इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और इससे पहले होता है प्लेसमेंट इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये कब होते हैं? आसान से सवाल आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा टफ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इवेल्युएशन के पार्ट से फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए होते हैं। यहां पे एक नई चीज जो ऐड हुई है पिछले 2-3 सालों से ये देखने को आ रहा है कि टीचिंग लर्निंग के जो टूल्स हैं, बेसिकली ऑनलाइन टूल्स, ये यहां पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्विज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो टीचर यूज करता है, कहूत, ऑनलाइन टूल्स। साथ ही साथ एक बात मैंने यहां पर नहीं लिखी है, विच इज स्वयं। ये स्वयं और स्वयं प्रभा, ये दोनों भाई इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन दोनों से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले बार के एग्जाम में कम देखने को मिला है, तो हो सकता है इस बार ट्रेंड फ्लिप हो जाए, आपको इसमें से सवाल देखने को मिल जाए। दूसरा, 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो हमेशा से ही फिक्स रही हैं। एक तो है डेटा इंटरप्रिटेशन, एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन दोनों में ही 5-5 सवाल हर बार आए हैं और इस बार भी 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं इन दोनों यूनिट्स के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ एक आध यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, जो क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ गई है। कभी 5 तो रहता ही रहता है, लेकिन कभी 3 भी हो गई है, घट भी गई है, और कभी 6-7 क्वेश्चन भी एक यूनिट से हमें देखने को मिले हैं। डीआई में बहुत कम चांस ऐसा होता है कि क्यूमुलेटिव डीआई पूछी जाती है, सक्सेसिव वाली, तो उसमें
थोड़ा सा आसानी नहीं होती है अगर क्यूमुलेटिव आती है। पिछले जून के एग्जाम में क्यूमुलेटिव डीआई देखी गई थी और बच्चों को यहां पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी है। तो अगर आप डीआई को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इस वाली डीआई को करना मत भूलिएगा। बाकी आरसी में आपको कुछ टैक्टिक्स, कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कब स्किमिंग करनी है, कब स्कैनिंग करनी है, कैसे हमको सवाल देखना है, पहले अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर की तरफ जाना है या फिर आंसर को देखते हुए फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, पैराग्राफ में कैसे अंडरलाइन करना है, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। ये सब अगर आपके ट्रिक्स क्लियर हैं तो आरसी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अगली यूनिट हमारे पास आती है जो कि है शोध अभियोग्यता, रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसमें सैंपलिंग ऑलवेज फिक्स्ड है। ये एकदम फिक्स है। इसमें से सवाल आना ही आना है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बहुत बार टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पूछी गई है कि ऊपर दे दिया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स और नीचे 5 जवाब दे दिया, उसके नीचे जवाब दे दिया ABC, ABD, BCD या फिर ADBC, राइट। तो इस तरीके से सैंपलिंग का एक सवाल हमेशा फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। और उसके बाद टाइप्स या फिर मेथड ऑफ रिसर्च अगर आप कहते हैं तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। लेकिन ये वाला मुझे बहुत उम्मीद है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये 2 टॉपिक्स रिसर्च से हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब ट्रेंड थोड़ा सा एपीए और एमएलए की तरफ, यानी स्टाइल ऑफ रिफरेंसिंग की तरफ आ गया है। तो एपीए क्या है, एमएलए क्या है, ये सब स्टाइल कब यूज होता है आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, लेवल ऑफ प्लेजरिज्म, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। 10 से कम है, 10 से 40 है, 40 से 60 के बीच में और 60 से अधिक है। ये चारों जो लेवल होते हैं ये लेवल आपको पढ़ लेने हैं एग्जाम से पहले। अब आती है बात कम्युनिकेशन की। इस बार बड़ा अजब खेल हुआ कम्युनिकेशन में। कभी किसी ने यह बात नहीं सोची होगी कि मूवीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, दूरदर्शन के धारावाहिक और सीरियल्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, लेकिन इस बार पूछे गए हैं और ये पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल था। हमारी ख्यालात से, हमारे सोच से बाहर था कि यह सवाल एनटीए पूछ सकता है, यूजीसी इस सवाल को यहां पर रख सकता है। तो हम इसके लिए तैयार फिलहाल नहीं थे। तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रटिए इसको, लेकिन कुछ मूवीज जो पुरानी मूवीज हैं या फिर जो लेटेस्ट मूवीज कमाई जिन्होंने ज्यादा करी है, चूंकि ग्रॉस इनकम इनकी पूछी गई थी, कितनी मूवीज ने कितनी कमाई की है, कितने सबसे पहली मूवीज कौन सी थी, और जो कहते हैं गूंगी मूवी या फिर जो टॉकी फिल्म थी पहली कौन सी थी, तो उससे बिहाफ पे ये क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। दूसरा, जो 2 फिक्स चीजें हैं वो बैरियर्स हैं और टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, आप इस टाइप को मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहिए। टाइप्स या फिर मॉडल आपके इसके फिक्स हैं। अगली यूनिट है एलआर। एलआर में आप कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फैलेसी और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ना नहीं। आप क्या पढ़ रहे हो वो आपको पता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फैलेसी और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एलआर में हर बार ये 2 सवाल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट हमारे पास आती है मैथमेटिक्स वाली, ठीक है। हालांकि मैथमेटिक्स कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी मैथ वहां करनी पड़ेगी। एक बेसिक मैथ होती है, परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल करने आने चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज निकालना आना चाहिए, मीन मीडियन मोड थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको, राइट। और ये 8th 9th के क्वेश्चंस होते हैं जो यहां पर पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज एज यूजुअल आता है ये 1, 3, 5, 7। अगला वाला क्या होगा, इसी तरीके से क्यूब सीरीज दे देगा, कभी 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 स्क्वायर सीरीज दे देगा, कभी बीच का मिसिंग सीरीज आ जाएगी, कभी मिसिंग नंबर पूछ लेगा, ठीक है। रेशियो, टाइम, डिस्टेंस, ये सब काफी पुराने हैं और ये पूछे जाते हैं और ये फिक्स हैं एक तरीके से। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या ही पूछेगा आपसे, ठीक है। दूसरा, इस बार जो नई चीज हमें देखने को मिली है वो है क्रोनोलॉजी वाले सवाल। सवाल के 4 एग्जाम्पल्स हैं, उन 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद उनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। इस तरीके के सवाल यहां पर दिए गए थे। तो इसके लिए आपको कमर कसी रहनी है कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन अगर नहीं आपको मिल रहे हैं तो जून वाले जो पेपर हुए हैं पेपर 1 के, उनको आप देख के जरूर चले जाइए। नहीं समझ में आ रहा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियोस को भी देख के जा सकते हैं। अगला हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एंशिएंट एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है और वैल्यू एजुकेशन के सवाल इस बार काफी फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बार एक नई चीज देखने को मिली कि 1-2
शिफ्ट में AICTE का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो फुल फॉर्म से आप अवेयर रहिए, जो कमीशंस हैं, जो कमेटी है, उससे आप अवेयर रहिए। जो आपके कमीशंस हैं या जो कमेटी है कब आई है, कौन सी कमेटी कब आई है, किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कौन सी कमेटी ऐसी है जिसने इंडियन एजुकेशन के सारे ही लेवल्स की बात की है, कौन सी ऐसी कमीशन है जो तुरंत आजादी के बाद आया है, तो आपको ये जानना जरूरी है। अगली बात आती है PDE। PDE में MDG तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन SDG आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन गोल्स का नंबर पूछ लिया जाता है कभी कभी निशानदेही करने के लिए। मैच द फॉलोइंग में ये सवाल पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉल्यूशन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इस बार पूछा गया है, जो कि इनडायरेक्टली पॉल्यूशन से ये रिलेटेड है। तो अगर आप पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप वेस्ट वाटर को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। यहां पर एक बात बड़ी ख्याल रखनी है, हायर एजुकेशन और PDE के लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए भी जाना पड़ेगा। जो लेटेस्ट सरकार की जो नीतियां हैं, जो आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स हैं इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, वो सब भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब इनकी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं और हमारी यूट्यूब पर क्लासेस भी चल रही है, आप उनको ज्वाइन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अड्डा 24/7 पे आपको जाना है और UGC पे जाके आपको महापैक्स पे जाएंगे। ब्राउजर में दिक्कत है क्या? UGC पे आप गए, दिक्कत चल रहा है थोड़ा। देखिए, तो यहां से आपको जाना है UGC पे और UGC के महापैक्स पे। तो ये महापैक्स हमारे चल रहे हैं और डबल वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है। आप तैयारी करना चाहते हैं तो जाके यहाँ पे इनरोल कर लीजिए। और साथ ही साथ आप एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि कोड आप लगाना मत भूलिए, Y1026। साथ ही साथ एक बात और मैं बताता चलूं आपको कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ी क्लास आपको मिलने जा रही है, रन फॉर रैंक के नाम से, ठीक है, रन फॉर रैंक के नाम से 27 तारीख को पेपर 1 की अगर आपने तैयारी, और उम्मीद है कि तैयारी आपने काफी खासी तैयारी कर ली होगी, तो आपको करना क्या है, आपको इस चैनल पे आना है, ठीक है। इस चैनल पे आप जैसे ही आएंगे आपको यहां पे होम पेज पे ही ये दिख जाएगा कि कहां गया ये रन फॉर रैंक, ठीक है। तो 27 तारीख को ये क्लास आपको अटेंड करनी है सुबह में 10 बजे, राइट। इसको अभी ही आप लगा लीजिए, इसको जो भी आपको करना वरना है इसको आप लाइक वाइक कर लीजिए और इसका रिमाइंडर भी सेट कर लीजिए। 27 तारीख को 10 बजे सुबह आपको ये क्लास मिलने वाली है। बहुत ही बड़ी क्लास है, पेपर 1 की ये खास क्लास है। अगर आपने तैयारी कर ली है, अपनी नहीं की है, तो भी आप इसको अटेंड कर लीजिए। अगर आपकी तैयारी बीच में है, कुछ अभी पार्ट आपने नहीं पढ़ा है, तो पेपर 1 तो उम्मीद करता हूं पेपर 1 बहुत ज़रूरी है। तो पेपर 1 की ये इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी ये जो 80 डेज़ की स्ट्रेटेजी है, ये आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ मेरी एंड से कमी रह गई हो तो आप ऐड ऑन कर दीजिएगा, ज़रूर कमेंट में उसको लिख के बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूजफुल टॉपिक के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, रेलेवेंट हो। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।